आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल में 25 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। जिलाधिकारी मचही पंचायत में सरकारी योजनाओं के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, मचा हड़कंप। और राज्य में मंकी पॉक्स की दस्तक से जिला स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल में एक युवक ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। जिले में मंगलवार की देर रात 25 वर्षीय एक युवक ने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल इलाके की है, जहां युवक ने खुद को गोली मार लिया। देर रात उसकी मां ने उसे हाथों से खाना खिलाया था। मृतक की पहचान कुंडल निवासी हिमांशु सिंह के 25 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार के रूप में की गई है। खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। इसी बीच अचानक से गोली चलने की आवाज आई। जब तक लोग कमरे में पहुंचे, वह खून से लथपथ हालत में पड़ा था। फौरन उसे बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर आदर्श ने जान क्यों दी, इस संबंध में परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल की छानबीन की। सबको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। गोली मारने का कारण स्पष्ट नहीं है, छानबीन की जा रही है। कल रात में छोटा भाई आदर्श कुमार नाम है, छोटा भाई है मेरा, और रात को वो खाना वाना खाकर बिस्तर पर जब सोने गया, उसकी माँ ने खाना खिलाया और जब माँ चली गई तो रात में अचानक से आवाज़ आया। थोड़ी देर बाद गोली का आवाज़ आया। सब लोग उठ के गया, घर में देखा तो मतलब तड़प रहा था, करा रहा था और खून से लथपथ था। उसको आनंद फानंद में उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ मृत घोषित पाया गया और वहाँ से मेडिकल लाया गया। क्या गोली लगा हुआ है? सर में एक गोली लगी है। अच्छा, खुद मारा है? क्या है? खुद से मारा। कैसे पता? हाथ में था। हाथ में पिस्टल था? पिस्टल रिकवर है? नहीं, पिस्टल रिकवर नहीं है। हम लोग को पता कहाँ नहीं है, वहाँ से तलाश है तो हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा, पिस्टल कहाँ था, कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से आया, क्या कहाँ गया, कुछ नहीं था पता। क्या नाम है मृतक का? आदर्श कुमार। पहले से कोई मामला, मैंने उससे कोई रिलेटेड? कोई विवाद नहीं। फोन वगैरह यूज करता था? हाँ, मोबाइल यूज करता था। अंतिम बातचीत किसी से कुछ पता चल पाया? परिवार के लोग हैं आप लोग? कुछ नहीं। कोई डिप्रेशन? अभी तो हम लोग कहाँ, मोबाइल भी नहीं चेक किए ना अभी तक। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन? कोई डिप्रेशन में नहीं था। कर्ज लेन देन? नहीं, कर्ज लेन देन अच्छा नहीं, अच्छा कमाता था। क्या उम्र था? 26 साल था। पिस्टल कहाँ से लाया, कुछ पता चला? कुछ नहीं। कुछ पता नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग हथियार देखे ही नहीं कि कौन सा हथियार था, क्या था। ठीक है, बस देखे खून में लथपथ। हाथ में जब बता रहे थे कि पिस्टल लिए हुआ था, तो याद नहीं है कि पिस्टल था कि कट्टा था कि क्या था, कुछ नहीं पता। तो रिकवर किया है पुलिस कोई भी हथियार? कुछ नहीं, पुलिस गया है, छानबीन किया है, पुलिस छानबीन करके चला गया। हम लोग बॉडी उठाए हैं, बॉडी उठाकर हम लोग मेडिकल लाया, अभी तक यही है। इसके अलावा हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं। नाम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? विवेक भारद्वाज। कौन है उनके? बड़े भाई। पिता का नाम? हिमांशु सिंह। सकरा प्रखंड के मचही पंचायत में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार बुधवार को सकरा प्रखंड के मचही पंचायत का दौरा किया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने विभिन्न पंचायतों में लगी नल जल योजना की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मचही पंचायत के मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में उन्होंने बच्चों के लिए बने भोजन को भी चखा। वहीं सेविका को कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मिडिल स्कूल में जिलाधिकारी ने बच्चों की क्लास भी ली और बच्चों को पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सब्जेक्ट में सवाल भी पूछा। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने लगातार बंद चल रहे मिड डे मील को नाराजगी जताते हुए प्रखंड के मिड डे मील प्रभारी पर कार्रवाई का आदेश दिया और उनकी 1 सप्ताह की सैलरी काटने का आदेश दिया। साथ ही शोकॉज भी जारी किया है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि नल जल योजना को लेकर कई शिकायतें आई हैं। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया है।
वहीं स्कूल में मिली खामियों को लेकर स्कूल प्रबंधन को भी कई निर्देश दिए गए। मछली पंचायत का आपने दौरा किया, क्या कुछ यहाँ पर देखिए, मछली पंचायत का आज दौरा किया गया। उसमें हम लोगों ने पाया कि नल जल की स्कीम देखी गई और सभी उपभोक्ता काफी संतुष्ट पाए गए और काफी, जबकि पहले की स्कीम 2017-18 की स्कीम है और लगातार 4 साल से बेहतर तरीके से पानी घरों में सप्लाई की जा रही है और यहाँ तक कि लोगों ने उपभोक्ता शुल्क भी देना शुरू कर दिया है, जिसको कि लागू कराया जाना काफी आवश्यक है। इसके पश्चात स्कूल का और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, भ्रमण किया गया, बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी देखा गया। आंगनबाड़ी केंद्र में भी बेहतर व्यवस्था पाई गई है। कतिपय जो बातें सामने आई हैं उन पर भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर आरटीपीएस केंद्र को और बेहतर और सुचारू रूप से चलाए जाने की आवश्यकता बताई गई। उसका हम लोग निर्देश हम लोगों ने दिया है कि उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए। इसके अतिरिक्त एक जगह पर जमीन उपलब्ध होने की बात बताई गई जिस पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उस जमीन की सत्यता कर लें, सत्यापन कर लें, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बेहतर व्यवस्था। इसके पश्चात हम लोग प्रखंड में जाकर के इन जो चीजें आई हैं, जो फीडबैक आई हैं, उनके आधार पर समीक्षा करेंगे। सर, मिड डे मील को लेकर कार्रवाई की बात आई है। मिड डे मील बताया गया कि कुछ दिन बंद था ड्यू टू कि चावल उपलब्ध नहीं था, इसके चलते बंद था और चावल कल उपलब्ध हुआ, जिसके कारण आज से प्रारंभ हुआ है। तो इन कारणों की समीक्षा की जाएगी कि पिछले जो 1 सप्ताह से बंद पाया गया है, आखिर क्या कारण था, तो उसकी समीक्षा करके हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उपस्थिति को लेकर भी नहीं, स्कूलों में मैं बताना चाहूंगा कि उपस्थिति काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, बच्चे सारे यूनिफॉर्म में थे, परंतु जो रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति कम थी। उसके बारे में जानकारी मिली कि कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने का डायरेक्शन दिया गया है कि यदि वे बच्चे लगातार नहीं आते हैं, कहीं और नामांकित हैं, तो उन रजिस्टर को क्लीन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। जिले में लगातार हो रही रुक रुक की बारिश ने सदर अस्पताल को पानी पानी कर दिया। मरीजों का इलाज करने वाला जिले का सदर अस्पताल हल्की बारिश में खुद बीमार पड़ गया है। जिले में हो रही रुक रुक कर मानसून बारिश सदर अस्पताल को पानी पानी कर दिया है। सदर अस्पताल परिसर में लगे जल जमाव से मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। परिसर स्थित इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी वार्ड, एसएनसीयू वार्ड सहित अन्य विभागों के मार्गों में जल जमाव के कारण मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवजात बीमार के परिजनों को परिसर में लगे जल जमाव के कारण एसएनसीयू के बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। खासकर रात के दौरान नवजात को लेकर आने वाली मां या फिर परिजनों की जान सांसत में रहती है। प्रतिदिन एसएनसीयू में करीब 15 से 20 तक बीमार नवजात भर्ती रहते हैं। कई दिनों से पानी जमा रहने की वजह से इससे निकलने वाली संडास भी आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ाती है। वहीं एक्सरे और सीटी स्कैन सेंटर तक जाने में भी दिक्कत रहती है। मरीज और परिजनों को पानी में उतरकर वार्ड तक पहुंचने की मजबूरी है। रोगियों को अपने बलगम की जांच कराने के लिए वहां तक जाने में दिक्कत आती है। मजबूरन उन्हें वहां तक जाने की व्यवस्था रहती है। वहां हर तरफ से जल जमाव की वजह से रास्ते बंद है। कई सीनियर सिटीजन मरीज वहां तक नहीं पहुंच पाने की वजह से प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक जो मेरा अस्पताल प्रबंधक है प्रवीण, उसको इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि संबंधित विभाग से पत्राचार करें ताकि मरीजों को असुविधा नहीं हो। चिकित्सक को जो सेवा दे रहे हैं, हमारी एएनएम जो सेवा दे रही हैं, उन लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं। अभी हल्की बारिश में भी थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा बारिश होगा तो और ज़्यादा इकट्ठा होगा। इसको संबंधित विभाग से पत्राचार कर करके जल जमाव की समस्या जो उसको निपटने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। आशा है कि समस्या का समाधान निकल जाएगा। वहीं सिविल सर्जन यूसी झा ने सदर अस्पताल के जल निकासी के लिए नगर निगम प्रशासन को जल्द पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि सदर अस्पताल के सभी नाले जाम हैं, इसी कारण 3 फीट तक पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है। उन्होंने बताया कि जून से ही नगर निगम भवन निर्माण विभाग को सूचना दी जा रही है। सभी वार्डों के भवन जर्जर हो गए हैं, नाले जाम रहते हैं, इससे मरीजों के इलाज में समस्या हो रही है। 12 घंटे से पानी तो हल्का सा हुआ है, पूरा सदर हॉस्पिटल रहा हुआ है। आईसीयू ये सब काम के लिए पूरा प्रॉब्लम है। ये सब देख रहे हैं, आने जाने का रास्ता सब देख रहे हैं जी, टोटल रास्ता ये सब बड़ी बताइए। ऐसे में मरीज कैसे आते हैं यहाँ इलाज कराने? देखिए
कैसे मरीज लोग भाग रहे हैं, त्योहार मार के भाग रहे हैं अपना प्राइवेट पढ़ा। यहाँ मरने अब देखिए ना स्थिति क्या है पानी का। शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी है, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, यहाँ सब स्मार्ट ही हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है मरीजों को? मरीजों को बहुत कष्ट है, 75% से ऊपर कष्ट में है। पूरा एम्बुलेंस वगैरह भी डूब गया है। पूरा डूब गया है। एम्बुलेंस सब देखिए कचरा में लगा हुआ है। देखिए लाइट उधर देखिए कचरा में लगा हुआ है सब। नाम क्या हुआ आपका? अर्जुन ओझा। स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के 2 छात्र की सुपर 30 में चयनित होने के बाद संस्था के शिक्षक काफी खुश हैं। शहर के स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के 2 बच्चों ने सुपर 30 में सफलता हासिल की है। इस कोचिंग संस्थान के 2 बच्चे आरंभ एवं आराध्य का आनंद कुमार के सुपर 30 में चयन हुआ है। सुपर 30 एक ऐसी संस्था है जहां पूरे देश से छात्र IIT प्रिपरेशन के लिए भाग लेते हैं। सुपर 30 में सिलेक्शन के लिए देश भर के लगभग 4 लाख बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें सिर्फ 30 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां पूरे देश से 28 बच्चे शामिल हुए, वहीं इस छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित आजाद कॉलोनी लेन नंबर 2 में संचालित स्मार्ट ब्रेन कोचिंग संस्थान से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बच्चों की इस बड़ी उपलब्धि पर कोचिंग संचालक विपुल कुमार एवं अन्य शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों में भी काफी खुशी है। इस खुशी का इजहार करते हुए कोचिंग संचालक विपुल कुमार ने अपने संस्था के दोनों बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संचालक विपुल कुमार ने बताया कि उनकी कोचिंग संस्थान में CBSE एवं ICSE के 3री क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को शहर के एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ ही आर्मी स्कूल, नवोदय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय एवं कंपटीशन की तैयारी योग्य शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में CBSE का रिजल्ट आया है, जिसमें उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले 12 बच्चों ने 90% से अधिक मार्क्स लाकर कोचिंग एवं स्कूल का नाम रोशन किया है। स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर से सफलता प्राप्त कर बहुत सारे छात्र उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं। संचालक ने बताया कि उनका मकसद है कि इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले हर छात्र सफलता की ओर बढ़े और उज्जवल भविष्य बनाए। बच्चों को सफलता दिलाने के लिए कोचिंग के शिक्षक हर संभव प्रयास करते रहते हैं। सभी शिक्षक दिलो जान से बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं। अब तक जो भी बच्चे कोचिंग संस्थान में आए हैं, सभी कहीं ना कहीं अच्छी जगह चयनित हैं। अभी मेरे 2 बच्चे का एडमिशन हुआ है सुपर 30 में। वो लोग, एक आराध्या है और एक आरंभ उनका नाम है। दोनों भाई बहन हैं और उनके पिताजी का भी योगदान रहा है। ये मिठनपुरा से कोरोना काल में भी मेरे यहाँ छोड़ जाते थे उनको, और 2-2, 3-3 घंटे उनको मेहनत करके और एक्स्ट्रा पढ़ते थे वो लोग, और इसके कारण उन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और भी मेरे यहाँ पहले से भी BHU में भी बच्चे गए हैं, सैनिक स्कूल में गए हैं, मतलब छोटे लेवल पे भी बच्चे गए हैं और बड़े लेवल पे भी गए हैं। जी, सुपर 30 एक आनंद सर चलाते हैं पटना में। वो ऑल इंडिया से बच्चे चुने जाते हैं। जैसे 3 से 4 लाख फॉर्म भरा जाता है उसका, और उसमें से 30 बच्चे का ही सिलेक्शन हो पाता है, जिसमें ओवरऑल पूरे इंडिया से 30, और मतलब ऐसे देख लिया जाए तो हर स्टेट से आप बोल सकते हैं कि 1-1 बच्चे लिए जाते हैं। और मैं खुद अकेला 2 बच्चे दिया हूँ सुपर 30 को, और इसे मेरे कोचिंग में बड़ी उपलब्धि है। जी सर, बड़ी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और हम लोगों का मतलब बड़े पैमाने पे हम लोग कोचिंग का, मतलब ये बिजनेस नहीं है मेरा, ये हम लोग टीचर हैं, और पूरा जी जान लगा के हम लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे करें, अच्छे जगह पे जाएं, और जाते भी हैं। कितने साल से चलाते हैं यहाँ पे कोचिंग? जी 3 साल से कोचिंग चला रहे हैं। किस तरह का सर पढ़ाई होता है? जी सर, हम पढ़ाई बोर्ड लेवल का भी कराते हैं और एडवांस लेवल का भी, मतलब फाउंडेशन लेवल का IIT फाउंडेशन लेवल की बुक आती है, उसका भी प्रिपरेशन कराते हैं। और सेट वाइज हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे एक चैप्टर कोई मान लीजिए हम लाइट चैप्टर पढ़ाएं या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अभी तक जितने मतलब 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का कलेक्शन मेरे पास होता है, और वो हम लोग बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज हम लोग देते हैं, थोड़ा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा एक एडवांस रहता है, इसलिए बच्चे
बहुत अच्छा मार्क्स भी लाते हैं। अभी 10th का जो रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, उसमें मेरे मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस में हैं। कुछ 97 है, 96 हैं। जैसे आदित्य कुमार है, पिताजी का नाम विजय कुमार विवेक है, और वो भी बच्चा मेरे यहाँ से 96% मार्क्स लाया है। एक मनस्वी भूषण है, वो भी 96.5% मार्क्स लाए हैं, और आराध्या आड़म भी 96% से अबव है। क्या सुविधा है आपके यहाँ? जी, मेरे यहाँ बच्चों के लिए, जैसे पहले तो मेरे यहाँ कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जो बच्चे रिजल्ट दिए तो कुछ गार्जियन के प्रेशर से हम छोटा मोटा हॉस्टल भी चला रहे हैं अभी। और कोचिंग का जो भी टीचर है मेरे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं वो, मतलब या फिर साइंस फैकल्टी के हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, SST हो, जो भी है बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप सब खुद मॉनिटरिंग करते हैं? जी, मॉनिटरिंग खुद करते हैं? जी सर। तो फैकल्टी में सर क्या एक्सपर्ट हैं, क्या चीज़ के कुछ फैकल्टी? सर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। जी, आपके यहाँ पे जो फैकल्टी है वो किसी विषय में एक्सपर्ट हैं, या फिर जो है कितनी बड़ी उपलब्धि आप? जी सर, सब अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो लोग, और सभी लोग के सहयोग से ही कुछ हो पाता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विपुल कुमार है। कोचिंग सेंटर का नाम? जी, स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर। लोकेशन? जी, मारीपुर पावर हाउस चौक के पास, आजाद कॉलोनी, रोड नंबर 2 है सर। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए ठगी करने वाले व्यक्ति को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में ब्रह्मपुरा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा को संबंधित कोर्ट में पेश किया है, जहां से सुनवाई के बाद कोर्ट ने नलिन कुमार सिन्हा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर मिठनपुरा जगदीशपुर लेन नंबर 2 निवासी मुन्नी देवी से 40 लाख रुपए ठगी करने का आरोप था। पुलिस उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश पर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची थी। रविवार को ग्रेटर नोएडा स्थित किराए के फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मुन्नी देवी ने बीते 1 जून को 40 लाख रुपए ठगी को लेकर ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें ब्रह्मपुरा के डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा, उनकी पत्नी पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार श्रीवास्तव व इनकी पत्नी रीता श्रीवास्तव को आरोपित किया गया था। पुलिस की जांच और वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर ब्रह्मपुरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर नलिन सिन्हा को गिरफ्तार रविवार को किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा को कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मालूम हो कि आरोपी डॉक्टर नलिन कुमार सिन्हा ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं। अधिवक्ता ने बताया कि डॉक्टर सिन्हा को कोर्ट में पेश करने ब्रह्मपुरा थाने का एक पुलिसकर्मी लेकर पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने IO को तलब किया। कोर्ट के आदेश पर IO अनिल कुमार गुप्ता कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देखिए, ये मामला जो रजिस्टर्ड हुआ है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। एलिगेशन जो एक्यूज पर्सन्स 5 एक्यूज पर्सन्स हैं, उसमें जो एलिगेशन है उसमें क्लियर एलिगेशन है कि नौकरी के नाम पे 46 लाख रुपया ली गई थी, और इनके द्वारा डॉक्टर नलिन द्वारा 46 लाख रुपया ली गई थी, और वो कुछ रुपया उसमें से वापस कर दी गई है। और इसी दरमियान उनको श्राद्ध कार्यक्रम में बुलाया गया था, और बुलाने के बाद जो इन्फॉर्मेंट है उनके हस्बैंड को, उमेश राय को बुलाई गई थी, और उनको बुलाने के बाद उनको प्रसाद के नाम पे जहर खिलाया दिया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मेरा मानना है इस संबंध में इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्सली इम्प्लीकेशन का मामला है। इसलिए है कि कहीं कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एलिगेशन इज एलिगेशन। एलिगेशन उनके अगेंस्ट सिर्फ है कि वो रुपया लिए हैं और नौकरी नहीं दिलाए हैं और रुपया वापस कर दिए हैं। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। नोएडा से उनकी अरेस्टिंग हुई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे उनको लिया गया। मुजफ्फरपुर उनको पुलिस लाई है, और यहाँ जो CGM इंचार्ज हैं उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर दिया है। डॉक्टर नलिन जो है वो पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रिश्तेदार हैं। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, जो एलिगेशन है उसमें कहा जाता है कि वो उनके रिलेशन में है। श्रावणी मेले को लेकर व्यापारियों में काफी उम्मीद थी, लेकिन 2 सोमवारी बीत गई, अब व्यापारी परेशान है। लगभग 2 वर्षों तक कोरोना का दंश झेलने वाले व्यापारियों ने उम्मीद बांधी थी कि इस श्रावणी मास में पिछले 2 सालों की घाटे की भरपाई
कर लेंगे। यकीन भी वाजिब था, क्योंकि 2 साल के बाद यह तयशुदा था कि महादेव के भक्त बड़ी संख्या में जलाभिषेक को बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचेंगे। लेकिन सरकार की ओर से दूध पर जीएसटी का भार लादे जाने के बाद दूध से बने वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण व्यापार मंदा पड़ गया है। दूसरी ओर श्रावणी मास के प्रथम और द्वितीय सोमवारी पर अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं होने से भी व्यापारी सकते में हैं, क्योंकि उनका व्यापार मुनाफे की जगह घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अब प्रसाद बनाने वाले व्यापारियों की उम्मीद भरी निगाहों से तीसरी सोमवारी पर टिकी हुई है, जहां वे अपने हाथों से निर्मित प्रसाद की बिक्री निर्धारित कीमतों पर करके घाटे को मुनाफे में बदल सके। दुकानदार खासकर पेड़ा, लड्डू, मुकुंदाना, मिठाई, नैवेद्यम आदि की बिक्री मनचाहे ढंग से होने की आकांक्षा पाले बैठे हैं। अब देखना है कि तीसरी सोमवारी पर देवों के देव महादेव के भक्त बाबा की नगरी में सैलाब बनकर उमड़ पाते हैं या फिर से व्यापारियों का नाउम्मीद हाथ लगती है। 2 साल के बाद जैसा हम लोग का संभावना था वैसा कुछ रहा नहीं है। उम्मीद से कमी अभी तक खरे उतरे हैं मार्केट। लोगों के श्रद्धालु भी कमी आ रहे हैं, जिसकी वजह से न कमी हो गया मार्केट में। लेकिन तीसरी को लेके हम लोग में है उम्मीद कि पहले से अच्छी मार्केट होनी चाहिए, होगी। देखते हैं। 2 साल तक तो मंदिर बंद रहे, बहुत नुकसान रहा हम लोग का। दुकान सब का रेंट वेंट देना ही पड़ रहा है, हर कुछ स्टाफ लोग का पेमेंट करना ही पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाजार की बिक्री इसलिए कम हो गई ना, क्योंकि यहाँ से रामदयालु तक आपको सारे दुकान मिल जाएंगे। लोकल गांव वाले आके दुकान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई मैदा वाला, चावल वाला, पेड़ा वोड़ा देता है, जिसकी वजह से लोग बाहर से कहीं से खरीद लेते हैं। महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है 2 साल के बाद, इसीलिए। 2 साल के बाद श्रावणी मेला लग रहा है, प्रसाद की बिक्री कैसी है? प्रसाद की बिक्री तो इस बार बहुत ही कम है। इस बार दुकानें हर साल की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा है। पहले हम लोग यहाँ मेला मतलब छाताबार चौक तक ही लगता था और अब टावर तक लगता है। रामजालू तक भी दुकानें? हाँ, अब तो रामजालू तक भी सजने लगी हैं दुकानें। पहले केवल ये मंदिर के आसपास ही सराउंडिंग एरिया में ही रहता था मेला। महंगाई का भी कुछ दिख रहा है? महंगाई का तो बहुत ही असर है। महंगाई का बहुत ही असर है। पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले लेखा सेल नहीं रह गया महंगाई। शिक्षा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में दूसरे दिन भी धरना दिया। सीनेट व सिंडिकेट का चुनाव अविलंब कराने एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य संबंधित डिग्री महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शिक्षक एवं कर्मी ने बुधवार को दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना पर बैठे रहे। इससे पहले शिक्षकों एवं कर्मियों ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय में घूम घूम कर कार्यालय को बंद कराया। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक को भी कार्यालय से बाहर होना पड़ा। संयोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कई वर्षों से सीनेट व सिंडिकेट का चुनाव लंबित है। विश्वविद्यालय के सभी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अवैध उगाही के लिए छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है। टीडीसी, पीजी सभी का सेशन ले चल रहा है। चुनाव समय पर नहीं होने से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहीं पुराने दर पर विश्वविद्यालय कॉपी जांच करा रही है। हम लोगों की मांग है कि कॉपी जांच दर बढ़ाकर 30 रुपए प्रति कॉपी की जाए। साथ ही वर्ष 2018 से बकाया ऑनलाइन नामांकन शुल्क का 50% राशि कॉलेज को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार विश्वविद्यालय से शिकायत करके थक चुके हैं। हम लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सभी शिक्षक व कर्मियों ने वचन लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग दूसरे दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग भी यह प्रण कर रखा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमारी जो मांग है, पूर्व भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है कि
सीनेट सिंडिकेट का चुनाव कराया जाए, जो 2012 में हुआ था, 15 में होना चाहिए था, अभी तक लंबित है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए, सीए प्रतिदिन 300 रुपया किया जाए, ऑनलाइन नामांकन का 50% राशि 300 रुपया प्रति छात्र महाविद्यालय को लौटाया जाए, जो 2018 से बाकी है। पीएचडी गाइड संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को बनाया जाए। प्रिया रानी कॉलेज में हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्राचार्य बड़ा बाबू को हटाया जाए और वहां अनुदान का वितरण समुचित करवाई जाए। श्यामनंदन सहाय कॉलेज में सिंडिकेट के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जाए, वहां के प्राचार्य को हटाया जाए। अनुदान वहां गया है, 3 साल पर अनुदान गया है और लगभग 2 महीना से महाविद्यालय के खाता में लंबित है। तत्काल एडहॉक कमेटी बनाकर अनुदान का वितरण कराया जाए। होम्योपैथ डीन की नियुक्ति अवैध हुई है, विश्वविद्यालय एक्ट के विरुद्ध है, इसलिए होम्योपैथ डीन की नियुक्ति रोटेशन में वरीयता के आधार पर किया जाए। हमारी यही मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक यह भ्रष्ट और गुंगी प्रशासन सुनती नहीं है, निर्णय नहीं लेती है, तब तक यह आंदोलन सतत जारी रहेगा। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय। एक बात आप लोगों को और हम बता देना चाहते हैं कि अभी एक प्रशासन का वरीय पदाधिकारी जो बहुत पावरफुल है, सीसीडीसी, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर एक धमकी दिया है कि आप पर बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं और ताकीद करता हूं कि हम पर जो कंप्लेन हुआ है उसका भी जांच करवाइए और आप पर भी बहुत कंप्लेन है, उसका भी जांच होगा। आपका प्रमोशन कैसे हुआ है यह भी हम लोग जानते हैं। राज्य में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए रेलवे जंक्शन पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना के बाद उत्तर बिहार में सबसे अधिक पॉजिटिव केस मुजफ्फरपुर में मिले हैं। बीते 7 दिनों में जिले में 117 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। रोजाना नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में रेलवे जंक्शन के सभी मुख्य द्वार पर कोरोना जांच हेतु काउंटर लगाए गए हैं। इसमें सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना जांच कर रहे STL DDC मनोज कुमार ने बताया कि जंक्शन पर लगाए गए काउंटर पर रैपिड एंटीजन जांच और RT-PCR दोनों की तरह के जांच की व्यवस्था की गई है। रोजाना 1500 से लेकर 1700 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन का सहयोग उनको मिलता है तो जांच की संख्या बढ़ सकती है। ये रेलवे के चारों तरफ काउंटर लगाया गया है। जो ये मुख्य द्वार है इस पर 3 काउंटर लगाया गया है, एक 24/7 में और दूसरा काउंटर जो है एक शिफ्ट में चलाया जा रहा है और यात्रियों के तुरंत रिपोर्ट के लिए 2 शिफ्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर किया जा रहा है। रेलवे के चारों तरफ यह सुविधा यात्रियों को दी गई है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप RT-PCR एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। जाँच हो रही है? बिल्कुल हो रही है जाँच। यहाँ प्रतिदिन 1600-1700 टेस्ट किया जा रहा है। परेशानी भी हो रहा है जाँच माने अगर प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो टेस्ट और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिदिन यही 1500 से 1700 के आसपास टेस्ट यहाँ किया जा रहा है। मनोज कुमार, STLS DTC मुजफ्फरपुर। मंकी पॉक्स राज्य में दस्तक दे चुकी है, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कोरोना महामारी के बीच मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मंकी पॉक्स के संक्रमण की चिंता लोगों को सताने लगी है। मंकी पॉक्स का एक मरीज पटना में चिन्हित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सतर्कता बरतने और लक्षण मिलने पर सैंपल लेकर जांच की व्यवस्था करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में भी सभी चिकित्सक, आशा और ANM को मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में सतर्क रहने को कहा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि यह नई बीमारी है, इसलिए जिस तरह के लक्षण पाए जाएंगे उसके अनुसार इलाज किया जाएगा।
सभी पीएचसी प्रभारियों व निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि अगर मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीज आए तो इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। WHO के प्रतिनिधि 1 सप्ताह के अंदर आशा चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई संदिग्ध नहीं मिला है। मैं अभी सबसे बड़ी तैयारी है कि सतर्क रहने के लिए मैं सभी स्टाफ को जहाँ तक संभव हो सका सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और चिकित्सकों के बीच में भी इस बात की प्रचार प्रसार की जा रही है। गाइडलाइन आया हुआ है, जो उसका SOP होता है वो आया हुआ है कि उसको उससे मिलता जुलता लक्षण वाला कोई केस आता है तो तुरंत उसको नियर में हम लोगों का मेडिकल कॉलेज है वहाँ भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से उनका सैंपल लेकर करके जाएगा NIV जो है पुणे, NIV पुणे को भेजा जाएगा। वैसे अभी मुजफ्फरपुर में उस तरह का लक्षण वाला कोई केस नहीं। PSC वगैरह में अलर्ट किया गया है। हाँ, PSC वगैरह को सबको सतर्क किया गया है। कल मेरा महाअभियान खत्म हो जाएगा तो परसों हो सकता है कि मैं जूम कॉलिंग से, कल भी मैं जूम कॉलिंग किया था, उसमें हल्का फुल्का इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन SOP के हिसाब से उन लोगों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन परसों मैं दूंगा सब लोगों को कि इससे क्या क्या संबंधित है। संबंधित जो SOP है मैं हर एक MOIC के यहाँ प्रकट करूँगा। वहीं शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से होती है, चेचक की तरह दिखाई देती है। इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। यह वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती है। इस संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। बढ़ रही है, किस तरह से उसको बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोविड अभी संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म ही नहीं हुआ है कि एक नई बीमारी है, नई महामारी जो कहते हैं, जो सारी दुनिया में मतलब कि धीरे धीरे पाँव पसार रही है। ये बीमारी सिर्फ सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में थी, लेकिन अब तक 71 देश इससे प्रभावित हैं। 17,000 से ज़्यादा केसेज रिपोर्टेड है। 4 से 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। भारत में 4 केसेस कंफर्म्ड हो गए हैं। 5वां केस हैदराबाद का, उसकी डायग्नोसिस के लिए भेज दिया गया है सैंपल। 6ठा केस पटना में सैंपल भेजा गया है। तो निश्चित रूप से ये मंकी पॉक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार हो सकता है कि दिसंबर तक 1 लाख संख्या इसकी बढ़ जाए, क्योंकि 71 देश इससे प्रभावित है। भारत में जस्ट शुरुआत हुई है। अब इसमें क्या है कि एक मंकी पॉक्स एक बिल्कुल जैसे क्या है कि सिम्टम्स तो उसके बुखार के होते हैं, पूरे शरीर में उसको दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, ग्लैंड्स जो होते हैं बड़े बड़े इनलार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद रैसेस और ब्लिस्टर्स निकलते हैं, बड़े बड़े मतलब फोला निकलता है। और इसमें पेशेंट को ठीक होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ता लगता है। डर उन्हीं को है, खास करके जो जैसे मैंने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, एडल्टली पेशेंट है, 60 से ऊपर के हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनमें ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को मंकी पॉक्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग भी जैसे केरली है और जैसे कि दिल्ली में ही कन्फर्म केसेस हुआ, तो चाहिए कि जो एक अनएक्सप्लेन्ड फीवर से सफ़र कर रहा है, उसको रैसेस निकल गया है, उसको ग्लैंड इन्लार्जमेंट है, तो आज भी वही अप्लाई करना है जिसको कहते हैं कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब होता है कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि वो भी रूट है ट्रांसमिशन का, कॉन्टैक्ट से होता है। जिला परिषद सभागार में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य थीम पर 3 दिवसीय बिजली महोत्सव का उद्घाटन मंत्री राम सूरत राय ने किया। जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को जिला परिषद सभागार में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य थीम के तहत 3 दिवसीय बिजली महोत्सव का आगाज किया गया। बिजली महोत्सव का शुभारंभ भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय और MLC दिनेश सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मंत्री राम सूरत राय ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियां, जिसमें रूफटॉप सोलर योजना सहित अन्य उपलब्धियों को बिजली महोत्सव के माध्यम से जनता को अवगत करवाया गया है।
साथ ही जनहितैषी केंद्र और राज्य सरकार अपनी विकासात्मक योजना से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। द्वारा 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के अधीन आज बिहार के अंदर बिजली विभाग ने जो अचीवमेंट किया है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना लागू हुआ, उस योजना के कारण इस बिहार के कोने कोने के लोगों को लाभ मिला है। चाहे वो कुटीर उद्योग चलाने वाले हों, चाहे गांव में घरेलू काम करने वाले लोग हों, चाहे किसान हो, जिनके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, चाहे बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले हो, चाहे मुजफ्फरपुर शहर में हो। आज 24 घंटे में 20 घंटे से ऊपर बिजली मिल रही है और वो 2-3 घंटे का जो मामला आता है वो पावर लोड सेटिंग का मामला आता है, कभी कभी क्राइसिस होता है, इस कारण से परेशानियां होती है। और भारत सरकार और बिहार सरकार कटिबद्ध है कि हम अपने जनता को 24 घंटा बिजली देंगे और पूरी सेवा दे रही है। इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग आज़ादी के 75वां महोत्सव समापन की ओर चल रहे हैं। आने वाला 15 अगस्त जो होगा उस दिन बड़े पैमाने पर आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा और हर विभाग इस आज़ादी महोत्सव को मना रहा है। और आने वाले समय नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज हमारा हर घर पे फहराया जाएगा, ऐसा हम सब लोग उम्मीद करते हैं। मंत्री जी क्या हुआ? कोयले का कोटा घटा दिया गया नहीं, कोयले का कोटा घट गया या बढ़ गया उससे मतलब नहीं है। आने वाला समय तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है जो सोलर प्लेट से भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509137 या फिर 763509137 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और
इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बिहार राज्य खाद्य निगम के कार्यालय के मेन गेट पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बिहार राज्य खाद्य निगम के विभिन्न PPDS गोदामों पर 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा DEO के पद पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बुधवार को कार्यालय के गेट पर जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय में कार्यरत CRO रंजन कुमार सिंह के द्वारा परियोजना प्रबंधन के नाम पर ट्रांसफर के लिए 50,000 रुपए राशि की मांग की जाती है। रुपए नहीं देने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। गोदाम के खाद्यान्न का विचलन करने एवं राशि उगाही कर परियोजना प्रबंधन को प्रत्येक माह एक नियत राशि उपलब्ध कराने हेतु बार बार परेशान किया जाता है। साथ ही ID पासवर्ड अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने की धमकी दी जाती है। ऐसा नहीं करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी से मिलकर CRO पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जिन लोगों को निष्कासित किया जाता है उनकी पूर्व बहाली करने की मांग की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर विकास कुमार ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन की तरफ से SFC में कार्यरत है। राज्य खाद्य निगम में 2014 से हम लोग कार्य कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में जिस समय दोगुना काम हम लोगों का हो गया था, फ्री राशन दिया गया था,
बिहार सरकार के द्वारा। उससे हम लोग भैया सुबह 7 से लेके रात 7 तक 8 तक 9 बजे रात तक हम लोग गोदाम पे कार्य कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। रोजाना गोदाम पे जाके किसी ने खाना पीना किसी भी चीज के परवाह किए बिना, और जबकि कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं, कुछ भी नहीं, दोगुना काम करे, फिर भी हम लोगों को कोरोना काल के बाद न सैलरी हम लोग का 5153 रुपया है। और जो भी लड़का जो भी हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर सैलरी का मांग करता है, सैलरी हम लोग का 6 महीने 7 महीने पे दिया जाता है। किन कारणों से दिया जाता है, ये कारण हम लोगों को नहीं बताया जाता है। और अगर हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी से ये मांग करते हैं कि हम लोग का सैलरी नहीं आ रहा है सर, हम लोग को अवकाश नहीं मिल रहा है, ये काम है, तो सीधे कहा जाता है कि नौकरी करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। और सवाल करने पे या तो टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है पटना, यहाँ वहाँ कहीं भी। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि पिछले विगत 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफर हुआ था। मुरौल ब्लॉक में हम मरवन में थे और ज्वाइन करने से हम दूरी की वजह से हम अपने सीनियर से बात किए कि दूरी की वजह से ज्वाइन करना मुश्किल है, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती है। फिर भी प्रेशर बना तो 9/5 को हम ज्वाइन कर लिए थे और 12/5 को हमारा टर्मिनेशन का मेल भेज दिया गया, हमको टर्मिनेट कर दिया गया। ये कह के सीआरओ या पैसा का डिमांड किया गया, पैसा दीजिएगा तो नौकरी बचेगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो नौकरी नहीं बचेगा। और पैसा का खेलबेल जो होता है भैया, वो यहाँ जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक पैसा का खेलबेल किया जाता है। और सारा सबका इसमें यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय से 50 साल का डिमांड किया गया था हमसे। मोतीपुर गोदाम पर मेरा ट्रांसफर हुआ था विगत 1.5 महीने पहले ही, लेकिन उसके बाद भी कल एकाएक से मेरा ट्रांसफर करके पटना एक हाट KPDS गोदाम में वहाँ पे कर दिया गया है। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई स्पष्ट कोई जानकारी, इस तरह का एलिगेशन वगैरह कुछ भी पता नहीं कि किस वजह से ट्रांसफर किया गया है। इसलिए हम अभी यहाँ पे आए हैं अपने जिला प्रबंधक महोदय से मिलने के लिए। पैसे डिमांड की बात आ रही है? हाँ, बार बार हमारे मुजफ्फरपुर CRO हैं रंजन कुमार सिंह, जिनके द्वारा पैसे का डिमांड किया जा रहा है। डिमांड कर रहे हैं 50,000 रुपये पर कैंडिडेट डिमांड देता है। अगर पैसा नहीं देंगे सीधे वही जिला से बाहर ट्रांसफर करें। मांग है आपको? हम लोग का मांग है कि हाँ, हम लोग जब सही काम कर रहे हैं, सही सब कुछ कर रहे हैं, फिर बार बार इस तरह का मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक दोहन का कार्य क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ बार बार? इसका कोई स्पष्ट जानकारी मिलना चाहिए ना किसी तरह। जब काम जब सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? विशाल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट दिखे। बिहार विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास औचक निरीक्षण किया गया। वहीं प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व कर रहे सदस्य ने बताया कि छात्रावास में बच्चों के रखरखाव और ठहराव की स्थिति का जायजा लिया गया है। वहीं सब व्यवस्था अच्छी थी, खाने पीने की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, इन सब चीजों को देखा गया है। बच्चों ने कोई समस्या नहीं बताई, सब कुछ अच्छा बताया है। सिर्फ खेलकूद का मैदान नहीं है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से बात की गई है और सब कुछ व्यवस्था जल्द हो जाएगा। हाँ, हॉस्टल में आए बच्चे का रखरखाव और ठहराव बहुत अच्छा है यहाँ पर। और वही निरीक्षण में हम लोग अल्पसंख्यक कल्याण समिति की तरफ से हम उसके चेयरमैन हैं। क्या व्यवस्था देखी गई? व्यवस्था खाने पीने का देखा गया, बच्चे का रहन सहन, पढ़ाई लिखाई से हम लोग संतुष्ट हुए और बच्चे का ऐसा कोई शिकायत नहीं रहा। सभी बच्चे बोले कि नहीं, हम लोग ठीक से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ा लाइट वूट का कमी है और बच्चे के खेल का जो मैदान है उसकी कमी है। वो मैदान के लिए भी मांग किया कि हम लोग को खेल कूद का मैदान बड़ा होना चाहिए। सामने ज़मीन खाली है और जिम वगैरह, ओपन जिम जो सरकार चलाई है वो, और खेल कूद का जो सामान है उसकी कमी है। DMW से भी बात किए हैं तो बोले कि हम धीरे धीरे उस सब का भी व्यवस्था हम कर देंगे। वियाडा द्वारा उद्यमियों को हटाए जाने के विरोध में दूसरे दिन भी उद्यमियों का धरना जारी रहा। आज दूसरा दिन शहर के वेला अंतर्गत वियाडा में लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग कर्मी लगभग 40 वर्षों से वहां पर रह रहे थे। उनकी जबरदस्ती जमीन खाली करवाया जा रहा है और बाहर से लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है। वियाडा क्षेत्र अविकसित था, जो कि उद्योग कर्मी विकसित कर रहे थे, जो अब उद्योग कर्मी को घर से बेघर किया जा रहा है। वहीं धरना पर बैठे हुए उद्योग कर्मी के अध्यक्ष का कहना है कि ये धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जब तक उद्योग कर्मी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। उत्तर बिहार उद्यमी संघ द्वारा आयोजित 26/7/2022 से प्रारंभ अनिश्चितकालीन धरना, जो वियाडा के अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से हमारे उद्यमी भाइयों को प्रताड़ित करने का
प्रयोजन से किए गए सारे उपक्रम किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट बहाली से लेके और उद्यमियों के कार्यस्थल को खाली कराना और जबरदस्ती कब्जा करके पता नहीं किन लोगों को बांटने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। इसका यह अनिश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन है और हम लोग विशेष तौर से जो बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास के कार्यक्रम देखना चाहिए वो नहीं देख के बसे हुए उद्यमियों को उजाड़ने में लगा हुआ है, इसके विरोध में धरना कर रहे हैं। अभी तक कोई आला अधिकारी अभी तक न कोई अधिकारी आए हैं और न ही भी कुछ सूचना भेजे हैं। हम लोग भी प्रयास किए कि उन लोगों से मिले। उन लोगों का दरवाज़ा आप देख सकते हैं बंद है, ताला बंद रहता है और पता नहीं किस डर से या किस शर्म से अपना मुंह छुपाए किस पर्दे के पीछे बैठे हैं, नहीं जानकारी है। ईडी द्वारा सोनिया और राहुल गांधी पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने धरना दिया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी के माध्यम से गांधी परिवार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को नई दिल्ली में सोनिया गांधी को फिर से ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के अध्यक्षता में कांग्रेस के कार्यालय के तिलक मैदान में अनेक कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अगर लड़ाई बड़ी भी लड़नी पड़े तो उसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को तीसरी बार ईडी कार्यालय बुलाई गई है। बार बार जो है घंटों पूछताछ की जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है। मोदी सरकार का एक उद्देश्य है कि जो विपक्ष का नेता है उनको दबाव में लाए और वह जो है महंगाई पर, विकास पर, भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। इसलिए दमनात्मक कार्रवाई मोदी सरकार जो है कर रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी को भी बुलाकर इसी तरह प्रताड़ित किया गया और अभी जो है श्रीमती सोनिया गांधी जो कोविड में भर्ती थी गंगाराम हॉस्पिटल में, अस्वस्थ चल रही है और उस महिला जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, राजीव जी अपने पति का शहादत हुई है, वैसे त्याग की मूर्ति जो देश में रहकर देश सेवा की है, पद नहीं ली है, अब बार बार प्रताड़ित करके यह डरा रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।